हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल क्विज सॉल्व करेंगे। इसमें हमने लगभग 4-5 टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, तो इन्हें आज डिस्कस करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे और कोशिश करिएगा कि इसके आंसर ज़रूर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इनमें से कौन सा कथन सही है? बैथोलिथ अग्नेय चट्टानी पिंड हैं, छतरीनुमा आकार की अग्नेय शैलों को लेपोलिथ कहते हैं, या पैग्माटाइट अग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। तो इन तीनों में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है, तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए, पहले में है 1, 2 व 3, केवल 1 व 2, केवल 1 व 3, केवल 3 व 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल 1 व 3। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, बैथोलिथ अग्नेय चट्टानी पिंड है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बैथोलिथ जो होता है वो अग्नेय चट्टानी पिंडों का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और यहाँ पे तीसरे में दिया गया है कि जो पैग्माटाइट है वो अग्नेय शैलों के उदाहरण है। तो ये जो पैग्माटाइट है वो झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक जो है और ये अग्नेय शैलों के ही उदाहरण के अंतर्गत आता है। सेकंड जो इसका गलत है कि छतरी नुमा आकार की जो अग्नेय शैलें हैं उनको लेपोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, जो लेपोलिथ होता है वो जब मैग्मा जो होता है वो ऊपर की परत की ओर, मतलब जब नीचे प्रेशर बनता है, ठीक है, चट्टानों में नीचे जब प्रेशर बनता है, तो जब मैग्मा जो है ऊपर की परत की ओर जोर से जो है ऊपर उठता है, धक्का देता है ऊपर की परत को, तो गुंबद के आकार जैसा जो है रूप बन जाता है। और उसमें मतलब गुंबद के आकार जैसा वो जब ऊपर निकलता है तो वो जम जाता है। ठीक है, इसे हम लेपोलिथ कहते हैं। जबकि जो छतरी नुमा जो आकार, छतरी नुमा जैसा जो रूप बना लेता है उसको हम लेकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। तो छतरी नुमा जो आकार बनाती हैं अग्नि शैलें वो लेकोलिथ हैं, और लेपोलिथ जो है वो गुंबद के आकार जैसा जो जम जाता है मैग्मा, ठीक है, उसे लेपोलिथ कहते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है, केवल 1 और 3, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन अवसादी चट्टानों के उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं कंग्लोमरेट, शेलखरी, स्लेट या ग्रेबो। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्रेबो। ग्रेबो अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं अलास्का, यूएसए में है, यूएसए में है, तो ये कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। जो अलास्का के जो कटमई पर्वत हैं उनको हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। दूसरे में है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। मेयन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। या और जो है लास्ट है, गेसर ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है, मतलब ये हर मिनट पर जो है इनमें ये ज्वालामुखी फटता रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेयन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मेयन जो है वो फिलीपींस में है और ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है बल्कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और इसमें जैसे सोते हुए ज्वालामुखी जिनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, तो उनमें मेयन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से, हिमानीकृत उच्च भूमि जो है वो सागरीय जल के नीचे धंस जाने से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है हैका तट का, फियर्ड तट का, डॉल्मेशियन तट का या फिर रिया तट का। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फेयर तट का। जब हिमानीकृत उच्च भूमि सागरीय जल के नीचे धंस जाती है तो फेयर तट का निर्माण होता है। इसमें होता ये है कि इनके जो किनारे होते हैं वो खड़ी दीवारों के समान दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो है कोई हिमानीकृत उच्च भूमि जो है सागरीय जल के नीचे धंस गई है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है नॉर्वे का तट। फेयर तट का जो एक एग्जाम्पल है वो आता है नॉर्वे का तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ?
ऑप्शन है 13 मई 1952, 3 अप्रैल 1952, 6 जून 1952 या फिर 12 मार्च 1952। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में नहीं बोले हैं। ठीक है, ऑप्शन है जिमी कार्टर, माइक पेंस, बिल क्लिंटन और डी आइजनहॉवर। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइक पेंस। माइक पेंस जो है ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। और बाकी यहाँ पे जितने भी हैं, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, डी आइजनहॉवर, ये तीनों ही राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और इन्होंने भारतीय संसद में इन्होंने जो है जो भी मतलब ये बोले हैं। ठीक है, जो भी बात इन्होंने कही होगी वो भारतीय संसद में इन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो आइए देखते हैं कथन में क्या है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है, ये कथन है। कारण क्या है, संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत ये उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तो कोर्ट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। इसमें देखिए ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए तथा आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन में जो कहा गया है कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। वही संसद द्वारा जो पारित जन प्रतिनिधित्व, इसका कारण यही दिया गया है कि संसद के द्वारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था 1951 की धारा 8(3) के तहत, उसमें यही उल्लेख किया गया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष तक या उससे अधिक की सजा अगर उसे सुनाई जा रही है किसी अपराध की, तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी और वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कौन कौन से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन हैं विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट या सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें मेन एक स्टेटमेंट है ये है जो मिस हो गया है कि महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कौन कौन से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो कौन कौन से नहीं, इसमें यहाँ पे हो जाएगा कौन सा नहीं करता है। ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा नहीं करता है। तो इस ये जो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है, जिनमें आएंगे विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ये तीनों आएंगे। ठीक है, जिनमें से जो स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट है ये इसके अंतर्गत नहीं आती क्योंकि 3 ही वो देते ही हैं। ठीक है, तो और राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है और इसके उपरांत जो है लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। ठीक है, तो मेनली जो क्वेश्चन है उसमें जो है जो मिसिंग है उसको हम ऐसे करेंगे, जो सही करेंगे वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कौन सा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसके शासनकाल से शुरू हुई। ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, मासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देखिए, काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी,
दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग, बरीदे मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, और लास्ट में है सदरुस सुदूर, कोषाध्यक्ष। तो इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सदरुस सुदूर। सदरुस सुदूर जो है वो कोषाध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि सदरुस सुदूर को कहते हैं कि जो धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सदरुस सुदूर कहते हैं। कोषाध्यक्ष इसका जो है स्टेट में ये जो मिलान है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ संधियाँ दी गई हैं जिनकी हमें टाइमिंग बतानी है। तो देखिए, मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि और बड़गांव की संधि। तो इसे कोड की सहायता से हमें आंसर इसका देना है। क्या होगा? 4-3-2-1 होगा, 1-2-4-3 होगा, 3-4-2-1 या 1-2-3-4। तो क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4-3-2-1। तो इसे हम एक बार देख लें, इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। ठीक है, बड़गांव की जो संधि हुई है वो हुई है 1779 में। सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई है वो 1803 में। ग्वालियर की संधि जो है वो 1817 में। और लास्ट में मंदसौर की जो संधि हुई है वो 1818 में। ठीक है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में है झलकी की संधि किनके बीच हुई? ऑप्शंस हैं बाजीराव और मोहम्मद शाह के, हैदराबाद के निज़ाम एवं बालाजी बाजीराव के, मराठा और अंग्रेज़ों के, या बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज़ों के। तो क्वेश्चन 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद के निज़ाम एवं बालाजी बाजीराव के। झलकी की जो संधि हुई है वो हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ऑप्शंस में है मेसॉन की खोज हिडेकी युवाका, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन, अभ्रकोष्ठ की खोज CRT विल्सन, और अति चालकता यानी सुपर कंडक्टर की जो खोज है वो जी डैमलर। तो क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अति चालकता सुपर कंडक्टर की जो खोज है वो, इसमें ये कहा गया ना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अति चालकता यानी सुपर कंडक्टर की खोज जी डैमलर ने नहीं बल्कि कैमरलिंग ओन्स ने की है। किसने? कैमरलिंग ओन्स। ठीक है, तो कैमरलिंग ओन्स जो है उन्होंने सुपर कंडक्टर की खोज की है। और यहाँ पे जो अभ्रकोष्ठ है क्लाउड चैम्बर, इसकी खोज CRT विल्सन ने की है, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन ने की है, और मेसॉन की खोज हिडेकी युवाका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में है कथन ए, दो कथन और कारण दिए गए। कथन ए में है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण उसका दिया गया है कि जो कृष्ण छिद्र है उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें ऑप्शंस में क्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए, यहाँ पे जो कृष्ण छिद्र है उसे ब्लैक होल कहेंगे। ठीक है, और जो दूरबीन है, दूरबीन से हम उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जिनके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, हम अपनी आंखों से भी और जो दूरबीन के द्वारा भी हम उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जिनके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होगा। और हम ये जानते हैं कि जो कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल जो होता है वो अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं, ऐसे होल हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन भी नहीं हो पाता, यानी कि इसको जो लाइट होती है उसको भी अवशोषित कर लेता है।
चूंकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता है, अतः हमें जो कृष्ण छिद्र हैं, ब्लैक होल जो है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो विशेष उपकरण से और यहाँ पे लेकिन अब जाहिर सी बात है इनके बारे में पता कैसे किया गया, तो विशेष उपकरणों से युक्त एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप को तैयार किया गया, जिसकी मदद से इसकी पहचान की जा सकती है कि ब्लैक होल कहाँ है। ठीक है, लेकिन दूरबीन की सहायता से हम इसे नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। ऑप्शंस हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो क्वेश्चन 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसे साइनोकोबैलामिन भी कहते हैं। लाल रक्त कणों का निर्माण विटामिन B12 करता है। ठीक है, और यही एक जो है ऐसा विटामिन है जिनमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में है औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट के बने होते हैं। खाली मतलब औषधि वितरण में काम आने वाले खाली जो है, खाली संपुट जो होते हैं, कैप्सूल जो होते हैं, वो के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अंड श्वेतक के, गोंद के, मांडी के या फिर श्लेष के। तो क्वेश्चन 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्लेष के। श्लेष किसे कहते हैं? जिलेटिन को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लेष यानी जिलेटिन जो होता है वो एक प्रकार का रंगहीन, पारदर्शी, स्वादहीन और जल में घुलनशील पदार्थ है, जो कि जानवरों के चमड़े या फिर उनके जो टेंडन्स यानी जो वही टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं वो आदि से ये प्राप्त किए जाते हैं, जो हड्डियों और मसल्स के बीच में जोड़ का काम करते हैं। तो इसका उपयोग ही ये जो इनका जो है उपयोग, जो जिलेटिन होती है, इसका उपयोग भोज्य सामग्री में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इसके अलावा जो औषधि वितरण करने के लिए यानी कैप्सूल के अंदर जो है दवाइयाँ रहती हैं, ठीक है, पाउडर रहता है औषधियों का, तो उसके लिए जो कैप्सूल होता है, वो खाली कैप्सूल जो होता है वो इस श्लेष यानी ये जो जिलेटिन है इसका बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? ऑप्शंस हैं यह पृथक जातियों के पर्यावरण के से संबंधों का अध्ययन है, यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है, यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है और यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। तो क्वेश्चन 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। पहले हम ये जान लें समपारिस्थितिकी को कहते क्या है? साइनोकोलॉजी। ठीक है, तो ये जो समपारिस्थितिकी होती है ये जैव समुदायों की जटिल पारस्परिक या पारंपरिक जो इनके संबंध होते हैं उनका ये अध्ययन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र यानी बायोस्फीयर वो है क्या है? घास स्थल के, मतलब वो परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या फिर आनुवंशिक भिन्नता के। तो बायोस्फीयर क्या होते हैं? क्वेश्चन 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आनुवंशिक विभिन्नता के। आनुवंशिक विभिन्नता के आधार पर जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी की प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाला एक बहुउद्देशीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए जो बायोस्फीयर जो होता है ये आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? ऑप्शंस हैं गहरे सागर में, प्रियरी में, पतझड़ी वन में या फिर टैगा में। तो क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गहरे सागर में। पर्यावरण में जो गहरे सागर का जो पर्यावरण होता है उसमें जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्विज का। इसमें देखिए क्वेश्चन 20, इसमें भी कथन और कारण दिए गए। कथन में दिया गया है हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक योजना संकल्पना है। कारण इसका है कि यह नगर का एक अनिवार्य संगठक है। तो इसमें बताइए कि कौन सा सही होगा?
कूट की सहायता से हमें आंसर देना है इसका। तो देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन में दिया गया है कि जो हरित पेटी है वो बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। तो ये बात सही कही गई है, क्योंकि देखिए जो बड़े नगर हैं उनमें क्या होता है कि भौतिक विस्तार उनका इस कदर बढ़ता जा रहा है कि जो है जैसे व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, घरों का निर्माण हो रहा है, फैक्ट्रीज का निर्माण हो रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हरे पेड़ पौधे या जंगल वगैरह हैं उनको बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। ठीक है, हरित पेटी का काम ये होता है कि बड़े नगरों में एक ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहाँ पर जो है पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को लगाया जाता है। मतलब वहाँ पे जो है उस नगर के बीच में पूरे उसको संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो ये जो हरे पेड़ पौधों को वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, उनको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये काम हरित पेटी का होता है और ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए यह नगर का एक अनिवार्य संगठक भी है। ठीक है, एक नगर में अगर खाली व्हीकल से एक भौतिक संसाधन ही खाली हो, प्राकृतिक संसाधन ना हो, तो सिर्फ कुछ ही दिनों की ही वो जो है रहन सहन रहेगा। उसके बाद सभी जो है विनाशकारी, मतलब सब नष्ट ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए, मेनली जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए हरित पेटी का इंतजाम किया जाता है। तो इस वजह से स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है और कोशिश करिएगा इस क्विज़ के जितने अभी आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, क्विज़ कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।